माइक चेक करना एक बार। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के केवीएस एनवायरनमेंट की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो ऐप पर भी लाइव है और साथ ही साथ जो लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल है उस पर भी लाइव है। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज हमारा एनवायरनमेंट का सेशन है। मेरा नाम विवेक यादव है और मैं आप लोगों को इस बैच में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा। नोटिफिकेशन जो केवीएस की तरफ से जो आया है वो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें सिलेबस को चेक किया होगा। इस बार एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो काफी हद तक चेंज कर दिया है। मतलब पहले एनवायरनमेंट का मतलब हुआ करता था केवीएस में, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी पोर्शन हुआ करता था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें पॉलिटी का भी पोर्शन हुआ करता था, इकोनॉमी का भी पोर्शन हुआ करता था और एनवायरनमेंट का भी हुआ करता था। यानी कि लगभग उसमें ऑलमोस्ट आप यूं कह सकते हो कि सोशल साइंस जो हुआ करती थी आप लोगों की, यानी एसएसटी जो हुआ करती थी, एसएसटी के कुछ टॉपिक भी डाले हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो सिलेबस दिया है वो बिल्कुल सिमिलर कर दिया है सीटेट की तरह, लेकिन उसमें एडिशनल एक लाइन और जोड़ दी है कि जो आपका सिलेबस का लेवल है वो हायर सेकेंडरी तक जाएगा, मतलब लगभग 10th 11th की लेवल तक जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें जो कोर सेक्शन होता है एनवायरनमेंट का, जिसमें हम लोग बायोडायवर्सिटी, नेशनल पार्क, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो अभी सिलेबस दिया है इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो आपकी 6th थीम भी बोल दिया जाता है, जिसमें आपका फैमिली वाला चैप्टर होता है, फूड वाला होता है, ट्रेवल वाला चैप्टर होता है, शेल्टर वाला चैप्टर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो थिंग्स वी मेक एंड डू वाला जो चैप्टर होता है, ये सारे चैप्टर तो होंगे ही होंगे। कुछ एडिशनल भी लेकर चलेंगे कि अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इधर उधर ना भटकना पड़े। क्योंकि आपको अच्छे से पता है सीटेट वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें पिछले एग्जाम में नेशनल पार्क पूछ लिए थे। आगे बात समझ में? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस अभी नया आया है, सबसे पहले तो हम उसी सिलेबस को कवर करेंगे। उसके बाद जो हमें टाइम मिलेगा उसमें हम एडिशनल टॉपिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा पढ़ने में। कम से कम इतना तो रहेगा कि भाई कुछ भी एडिशनल पूछ लेता है तो उसके लिए हमें कहीं भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फर्स्ट प्रायोरिटी हम जो देंगे वो सिलेबस जो दिया गया है केवीएस के द्वारा उसी पर देंगे। ओके, तो मेरे सामने स्क्रीन पर काफी लोगों के कमेंट आ चुके हैं। बताइए इतनी बात समझ आई या नहीं आई? शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, एकदम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और पूरा लिख कर ही हम लोग पढ़ेंगे, कोई पीपीटी वगैरह पे नहीं हम क्लास कर रहे हैं। कोशिश ये करना, आज आप लोगों का पहला दिन है, आप साथ के साथ अपने नोट्स बना पाओ। उसके कई फायदे होते हैं नोट्स बनाने के, क्योंकि जब आप किसी चीज को, एक तो ये होता है सुनना, एक ये होता है देखना या उसके बारे में लिखना। मतलब ये कि आप किसी भी चीज के बारे में तभी लिख सकते हो जब आप उस पर फुली कॉन्सेंट्रेटेड है, आपका माइंड पूरी तरह से आप फोकस कर रहे हो, तभी आप लोग उसको पूरी एक बेहतर तरीके से लिख पाओगे। और उसको जब आप लिख रहे होगे तो समझ भी पाओगे आप। और वैसे फिर मेरा ऐसा मानना है, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है, कि अगर आप अपने नोट्स खुद नहीं बना रहे हो, अगर आप लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर तो वो कहानी की तरह चलता ही जा रहा है और समझने में भी आपको देर नहीं लगेगी और वो माइंड से निकलने में भी आपको देर नहीं लगेगी। फालतू के कमेंट करने की बजाय कि पीडीएफ कब मिलेगी सर, पीएनजी अपलोड करा दो, वो करा दो, आप कोशिश ये करना है कि क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट में आप साथ के साथ लिख पाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोशिश करेंगे दोनों मीडियम को हम लोग साथ लेकर चलें और वो सभी टॉपिक को कवर कर पाए जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आने हैं। सीटेट का भाई देखो, इतनी बात तो आप भी समझदार हो कि केवीएस में बेशक चैप्टर सेम दे रखे हैं, बट अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल तो आप भी समझदार हो कि कहीं ना कहीं लेवल सीटेट से तो हायर ही रहेगा, है ना भाई? कहीं ना कहीं तो हायर ही रहेगा। तो जो चैप्टर आपके ऑलरेडी आप लोगों ने सुने हुए हैं उनमें भी हम लेवल को थोड़ा हाई लेकर चलेंगे और साथ ही साथ एडिशनल टॉपिक भी पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है जी यहां तक? चलो, अब इंट्रोडक्शन उठाते हैं सीधा सीधा चैप्टर का, कि भाई जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो कौन कौन से हैं और एनवायरमेंट है क्या।
देखो ध्यान से, आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को कितना ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ये डिपेंड आप पे करता है। आगे बात समझ में? आप जरा सा भी दिमाग लगाकर पढ़ने की कोशिश करोगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपका खुद ही अटेंशन डाइवर्ट है तो फिर आपको लगेगा यार बोरिंग सा चल रहा है, कुछ क्लास में कमेंट ही कर लो, है ना, टीचर को इरिटेट कर लो, फिर ये चीजें शुरू हो जाती हैं। आप बहुत समझदार हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान भी रखना होगा। ध्यान से सुनना। एनवायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसी को हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण। बेसिकली ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। और फ्रेंच वर्ड कौन से बना है, तो आपका आंसर होगा एनवायरमेंट। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग जिसे हिंदी में कहा जाता है चारों ओर। ओके, सराउंडिंग या चारों ओर। बेसिकली यहां से डेफिनेशन क्या हो सकती है एनवायरमेंट की? डेफिनेशन होगी, ध्यान से समझना, सराउंडिंग in which all livings, right, surrounding in which all livings survive their life। मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाऊंगा एक एक वर्ड को। survive their life by utilizing the रिसोर्सेस। आगे बात समझ में? मतलब कि एनवायरमेंट जो होगा ये होगा क्या? एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन में आप इसकी में लिख सकते हो कि सराउंडिंग है, दैट मीन्स चारों ओर का आवरण है। ये क्या है? चारों ओर का आवरण है। चारों ओर का आवरण जिसमें कौन? जिसमें सभी जीव क्या करते हैं भाई साहब? जिसमें सभी जीव संसाधनों का उपयोग करके, संसाधनों का उपयोग करके लाइफ को सरवाइव करते हैं, मतलब जीवन यापन करते हैं। यही क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। इस पॉइंट को अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, मैंने यहां लिखा हुआ है कि चारों ओर का आवरण है, मतलब हम जहां भी रहते हैं हमारे चारों तरफ का जो एक सराउंडिंग है, एक एनवलप है, या फिर आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो एक जो कवरिंग है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है जहां सभी जीव संसाधनों का, दैट मीन्स रिसोर्स का। रिसोर्स का मतलब होता है, सिंपल सी बात यह है, हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं, चाहे वो बायोटिक हैं, अबायोटिक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन में हम अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक होती हैं, हमारे लिए लाभदायक होती हैं, जिनका हम उपयोग करके अपने जीवन को और ज्यादा आसान बनाते हैं, वो सभी संसाधन के अंतर्गत आती है। तो आसपास की सभी वस्तुओं का उपयोग करने के बाद हम क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जो हमसे रिलेटेड हैं, या हम जिनका यूटिलाइजेशन करते हैं, उनको आप रिसोर्स भी कह सकते हो। इन सब के मिलने से, और हम खुद भी इसका हिस्सा है, एक पूरा का पूरा जो एक एनवलप तैयार होता है, एक सराउंडिंग तैयार होती है, इसी को कहा जाता है एनवायरमेंट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर प्रैक्टिकली इसी डेफिनेशन को हम कहना चाहेंगे तो हम इस बात को यह भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब कुछ एनवायरमेंट का पार्ट है। क्योंकि जो हमारे आसपास है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो बायोटिक हो सकता है, अबायोटिक हो सकता है। फर्दर अगर हम क्लासिफाइड करेंगे तो नेचुरल हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। आगे बात समझ में? तो वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल हैं, बायोटिक हैं, अबायोटिक हैं,
वे सभी के सभी एनवायरमेंट का पार्ट हैं, यानी उनको रखा जाएगा कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट के अंतर्गत। अब आप लोग एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने कहा एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट का तो हमारे चारों तरफ का आवरण हो गया, मतलब सराउंडिंग हो गई पूरी की पूरी। एक और शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ध्यान से समझना, एक और शब्द आप लोगों ने सुना होगा हैबिटेट, और एक वर्ड होता है निच। इन दोनों में क्या अंतर है और एनवायरमेंट में क्या अंतर है? पहली बात तो यह है कि ये दोनों ही जो मैंने शब्द लिख रखे हैं ये एनवायरमेंट के अंतर्गत आते हैं या एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मानकर चलो एक कोई भी लॉइन है, एक शेर है, ध्यान से सुनना। एक जो शेर है वो सुबह जगा और जगने के बाद अपनी शिकार ढूंढने के लिए वो पूरे के पूरे जंगल का चक्कर काट कर आया। तो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो जितने पूरे के पूरे एरिया में घूम रहा है या जहां जहां वो अपने संसाधनों की या अपना पेट भरने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जिस पूरे के पूरे एरिया में चक्कर लगा रहा है, जिस पूरे के पूरे एरिया का आप यूं कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एरिया में घूम रहा है, पूरे के पूरे एरिया का यूटिलाइज कर रहा है, उसे कहा जाएगा हैबिटेट एरिया। बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, मतलब इसमें हैबिटेट एरिया में क्या आ जाएगा? ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या आ जाएगा? ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव की सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी, हैबिटेट एरिया के अंतर्गत। इसको हिंदी में कहा जाता है आवास, आवास स्थल। जो निच वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा? तो आपका आंसर होगा, इसका मतलब होता है फिजिकल एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसका मतलब हो गया हमारा और आपका घर। जो फिजिकल एरिया हमने ऑक्यूपाई कर रखा है अपनी जीवन यापन करने के लिए, एक तो वो, साथ ही साथ आपका सराउंडिंग में जो कुछ भी है उनके साथ क्या इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। आसपास जो कुछ भी मौजूद है उसके साथ हमारा क्या इंटरेक्शन है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई साहब सबसे पहले क्या होगा, जो शेर था, शेर की क्या होगी, वो जिसे मांद बोल दिया जाता है हिंदी में, केव होगी। उसके बाद फिर उसका हैबिटेट होगा। हैबिटेट के बाद फाइनली आप सीधा सीधा लिख सकते हो यहां पे एनवायरमेंट होगा। आगे बात समझ में? एनवायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी एनवायरमेंट का पार्ट हैं, यानी कि एनवायरमेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यूट्यूब वाले का मतलब क्या करके मानोगे आप लोग? आपस में लड़ भी रहे हो, एक दूसरे से कुछ भी लिख रहे हो। क्यों जी? आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? आपको तो और लोगों को समझाना चाहिए कि भाई नहीं, ऐसे लड़ते नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। पहले ये बताओ डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई, है ना? अब बात यह जाती है कि हमारा जो पर्यावरण है वो पर्यावरण किस किस के मिलने से बना हुआ है? सीधा बोलोगे आप, एवरीथिंग विच फाउंड इन अवर सराउंडिंग, है ना? वही क्या है? एनवायरमेंट का एक घटक है। आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। निच का मतलब हो गया सीधा सीधा गुफा, ठीक है ना, जो मैं शेर वाले एग्जांपल से समझा रहा हूं। जहां हम रहते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो फिजिकल एरिया हमने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको कहा जाएगा निच। हैबिटेट का मतलब जहां हम अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए पूरे के पूरे एरिया में जहां हम जाते हैं, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा ये। और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एक ब्रॉड फॉर्म होगी इसी की, है ना? ये क्या होगी? एक ब्रॉड फॉर्म हो जाएगी इसी की।
छोटी सी एक बार नजर डाल लेते हैं फिर भी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पे। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन पर्यावरण का घटक है कौन नहीं है। ओके, मैं लिखता हूं यहीं पे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। हिंदी में इसी को लिखा जाएगा पर्यावरण के घटक। कौन कौन से घटक हो सकते हैं, देखो ध्यान से। एक तो होता है भाई नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, है ना। नेचुरल और आर्टिफिशियल, क्लियर है जी। ध्यान से सुनना, नेचुरल की अगर हम बात करेंगे तो इनका क्रिएटर कौन होगा, नेचर होगा, क्रिएटेड बाय नेचर, यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। राइट। आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, क्रिएटेड बाय ह्यूमन, मानव द्वारा निर्मित। इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम। एक तो हो जाएगा अबायोटिक, यानी कि अजैविक, राइट। और एक कौन सा होगा, बायोटिक, यानी कि जैविक। याद रखना, नेचुरल अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इनको फिजिकल भी बोल दिया जाता है, भौतिक घटक भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। और इसके अंतर्गत क्या आता है, भौतिक घटक के अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, जैसे विंड है, जैसे रेन है, रेनफॉल है, या सीधा सीधा ऐसे कह सकते हो जैसे विंड है, वाटर है, राइट, लाइट है, विंड वाटर लाइट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये फिजिकल कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। बात क्लियर है यहां तक। आगे बढ़े, फिर आता है बायोटिक कंपोनेंट। इसको कहा जाता है जैविक घटक, बायोटिक घटक या जैविक घटक कह लो आप। और इनकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसमें आप फर्दर इसको क्लासिफाइड कर सकते हो किस किस में, तो प्रोड्यूसर में क्लासिफाइड कर सकते हो आप इसको। एक होता है फिर कंज्यूमर, राइट। एक होता है इसके बाद फिर डिकम्पोजर, है ना। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, और एक होता है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटक। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप सबको अच्छे से आती है इसके बारे में। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर। जैसे ग्रीन प्लांट, और क्या आ जाएगा इसी में, एल्गी, और क्या आ जाएगा, कुछ फंगस। और ये कैसे अपना फूड तैयार कर लेते हैं, तो आपका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने फूड का ये खुद ब खुद निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कंज्यूमर, तो ये कहां से फूड प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन फूड बाय अदर्स,
यानी कि ये अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। और डिकम्पोजर किससे प्राप्त करते हैं? आंसर होगा आपका डेड ऑर्गेनिज्म से, मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल क्या होगा डिकम्पोजर का? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे अर्थवॉर्म, केंचुआ, डिकम्पोजर की कैटेगरी में होगा या नहीं होगा? फंगस की अगर हम बात करेंगे तो फंगस को मैं बता दूं, कुछ प्रोड्यूसर भी होते हैं, कुछ डिकम्पोजर भी होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं फंगस। तो इसीलिए इनको एक अलग फाइलम में रखा गया है। आपने पढ़ा होगा बायो में विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वहां पे अगर हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो फंगस को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इनके अंदर अलग अलग तरह की वैरायटी है। और फंगस जो होते हैं इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती थी, तो पहले प्लांट माना जाता था इन्हें, लेकिन बाद में फिर इनको अलग कर दिया गया, एक अलग ही फाइलम के अंतर्गत रखा गया। ओके, एक ओवरव्यू लिया हमने कंपोनेंट के अंतर्गत। अच्छा, आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा? इसमें मैन मेड में क्या आ जाएगा? ह्यूमन ने जितने भी इन्वेंशंस किए हुए हैं, राइट, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आर्टिफिशियल के अंतर्गत आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये एनवायरमेंट को समझने के लिए, हालांकि पेपर में यहां से तो रेयरली ही क्वेश्चन आता है। अब आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। एक सेकंड, इसमें जो सिलेबस है एनवायरमेंट का, उसमें कौन कौन से चैप्टर को रखा गया है? एक तो शेल्टर वाला चैप्टर है, यानी कि आवास कह लो, है ना, घर कह लो, निवास कह लो, कुछ भी कह लो। एक फैमिली वाला चैप्टर है, फैमिली एंड फ्रेंड। परिवार और मित्र। इसके बाद फिर नेक्स्ट है फूड। एक है ट्रेवल्स एंड ट्रेवलर्स। यात्रा और यात्री, राइट। इसके बाद फिर है नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो थिंग्स वी मेक एंड डू। ये नॉर्मली सीटेड वाले के अंतर्गत आता था या नहीं? और एक चैप्टर है छठवां जो है वो है वाटर, वाटर एज अ रिसोर्स। यानी कि जल संसाधन। आपके सामने सारे चैप्टर लिखे हुए हैं जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 6 थीम भी बोल दिया जाता है इनको। अब एडिशनल इसमें क्या रख लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एडिशनल में बेसिक आइडिया लेकर चलेंगे हम, एक तो इकोलॉजी वाला, एक बायोडाइवर्सिटी वाला, जिस बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पूरा का पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। नेशनल पार्क आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगे, और आ जाएंगे आपके बायोस्फीयर रिजर्व। एक तो ये एडिशनल लेकर चलेंगे हम, राइट। साथ ही साथ मतलब जो ये कोर सेक्शन हो गया ना ईवीएस का, तो इसको क्यों ही छोड़ना।
सर कमेंट भी तो पढ़ो, अदरवाइज क्या फायदा हुआ लाइव क्लास का। ये भी बहुत बड़ी मुद्दे की बात है कि अगर आपने कमेंट ही नहीं पढ़ा तो हमारा लाइव आने का क्या फायदा हुआ। कायदे में तो आप लाइव आए हो तो आपका मोस्ट वेलकम करना चाहिए, है ना। बताइए कैसे नाम पढ़ा जाए आपका और क्या कहा जाए आपके बारे में, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा होता है हर एक स्टूडेंट का क्लास में नाम लेना। अगर नाम नहीं लोगे तो फिर वो कुछ भी कमेंट करेगा, और उसको डांट दिया तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये मान लो मुसीबत ही मुसीबत हो जाएगी। बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, आपकी भी बात मानी जाएगी, सारे स्टूडेंट की बात मानी जाएगी, क्योंकि आप एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले हो। कई बार मुसीबत ये भी हो जाती है कि ना आप जो कर रहे हो ना वो ठीक कर रहे हो, आपको डांट भी नहीं सकते, उसमें भी समस्या रहती है। एक दो बार स्टूडेंट को डांट दिया तो उनका अलग ही प्रकार का फिर रहता है। पढ़ भी लिया करो, कमेंट करने से सिलेक्शन होते ना तो फिर बैच क्यों बनाए जाते, है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो या मुझसे पढ़ रहे हो तो जो मेरे अपने तरीके में उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। कोई कह रहा है जी लिख कर पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ा रहे हो, क्या फायदा इन सब चीजों का। बोर्ड पे ध्यान दो, ज्यादा बेटर होगा। एक तो इकोलॉजी वाला सेक्शन कवर कर लेंगे जिसमें फूड चेन वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बायोडायवर्सिटी वाला कवर कर लेंगे, जैसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, या प्रेजेंट टाइम में जो बायोडायवर्सिटी है उसका लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। तो जब डिक्लाइन होगा इसका तो फिर इसके लिए क्या क्या रेमेडीज है, यानी सरकार क्या कर रही है ना। तो ये सब इसी में आ जाएंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। इनको मैप से एक्सप्लेन कर देंगे, एक एक मैप पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको तैयार कर लोगे ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद फिर इकोलॉजी में मैंने बताया फूड चेन, आपने सुना होगा ट्रॉफिक लेवल, जिस ट्रॉफिक लेवल में हमें यह पता चलता है कि हर एक लेवल पर जाने पर केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। 10% ही तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। ट्रॉफिक लेवल 1 से अगर 2 में जाएंगे तो 10% एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफर होगी, राइट। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक है आपका, इसको एडिशनल करा देंगे। बाकी मुझे लगता है कि 2-3 टॉपिक और आपको पढ़ लेने चाहिए, एडिशनल की बात कर रहा हूं मैं। 5 ईयर प्लान वाला टॉपिक है और एक है पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाला। फुल डिटेल में नहीं तो आपको कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमारे भारत में प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, कैसे उनका मतलब प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाएगा, उनका इलेक्शन होगा तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और आपका नेशनल मूवमेंट। मैं फिर आपको बता दूं कि इसके लिए हम एक इंट्रोडक्शनरी क्लास लेंगे। मेरा कहने का बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि इन चैप्टर को भी आप जबरदस्ती पढ़ो या बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे वो होता था ना पहले कि भाई सब कुछ जो मेन मेन चैप्टर थे एग्जाम देने जाते थे वो बहुत अच्छे से तैयार किए हम लोगों ने, जो पॉसिबिलिटी वाले थे उनको एक बार रिवाइज मार के चले गए। ठीक है, हमको इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, बस एक लाइन जोड़ दिया जी लेवल जो होगा वो सेकेंडरी लेवल तक का होगा। तो आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी होगी। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है न्यूट्रिशन वाला ऐड करा देंगे, कोई इश्यू थोड़ी है। वैसे न्यूट्रिशन वाला यहाँ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जब फूड के बारे में पढ़ोगे ना तो इसको जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो इसी चैप्टर में ध्यान से सुनना, इसी चैप्टर में आपका ऐड हो जाएगा एक तो न्यूट्रिशन प्लस न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन का मतलब कौन सा फेज है, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, किस टाइप का है, राइट। और साथ ही साथ फूड में और क्या ऐड हो जाएगा, फिर इसमें पढ़ लेंगे लोकल फूड कि कौन सा फूड कहां पर फेमस है, चने दा साग मक्के दी रोटी कहां फेमस है, बड़ा पाव कहां का फेमस है, वो बाद में पढ़ लेंगे, वो इसी में ऐड कर देंगे। ये था आपका सिलेबस। अब बताओ क्या सेल्टर वाला चैप्टर पढ़ा दें या न्यूट्रिशन वाला ही पढ़ा दें, दोनों में से कोई एक चैप्टर बताओ। मैं अभी शुरू कर रहा हूं, अभी टाइम है हमारे पास लगभग 20 से 25 मिनट का, थोड़ा बहुत तो फिनिश हो ही जाएगा।
बताओ जल्दी से। फैमिली वाला तो छोटा सा ही चैप्टर है, उसे नहीं करते। आप बताओ, सेल्टर या न्यूट्रिशन? जो आप कहोगे वो करा देंगे। एक बताओ जल्दी से। डिजीज वाला जो है ना वो फूड में ऐड कर देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? सेल्टर वाला करा दे। सेल्टर वाले का फायदा सीटेड वालों को भी होगा। सेल्टर ही कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कहोगे वो करा देंगे। अच्छा, सेल्टर वाला जब आप पढ़ोगे ना तो प्रॉपर आपको लगेगा कि एनवायरमेंट की क्लास है। न्यूट्रिशन वाले पे जाओगे ऐसा लगेगा बायो पढ़ा के चले गए। सेल्टर वाले पे आ जाओ। इसको आश्रय लिखा जाता है, आवास न लिखकर आश्रय लिखना। सबसे पहली बात, आश्रय जो होगा ये है क्या? ठीक है जी। शेल्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये शेल्टर होता क्या है, मतलब कहने का ये कि जो शेल्टर है ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ध्यान से सुनना। पहली बात तो एक स्थान होगा। शेल्टर इज प्लेस वेयर human or other organism lives। शेल्टर होता क्या है, तो आपका आंसर होगा आश्रय। की अगर हम बात करेंगे तो आश्रय स्थान होता है। आश्रय ऐसा स्थान है जहां क्या होता है, जहां मानव या अन्य जीव रहते हैं। आश्रय का फायदा क्या होता है? भाई हमें घर बनाने की या किसी भी जीव जंतु को घर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है ना। अगर मैं बात करूंगा आश्रय की, तो आश्रय के एक ऐसा स्थान है जहां मानव या अन्य जीव रहते हैं। शेल्टर क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। शेल्टर प्रोटेक्ट अस बाय, किससे? वेदर इवेंट्स, राइट। किससे? वेदर इवेंट्स और एनी टाइप, वेदर और एनी टाइप ऑफ डेंजर, राइट। भाई जो आश्रय होगा ये हमारी किससे सुरक्षा करेगा? तो एक तो मौसमी घटकों से। मौसमी घटकों का मतलब वर्षा है, आंधी है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी है, ये सभी के सभी मौसमी घटक के अंतर्गत आते हैं। तो एक तो ये मौसमी घटकों से और अन्य खतरों से सुरक्षा करता है। अन्य खतरों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब बात यह आ जाती है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना शेल्टर रेडी करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे मेन चीज होती है जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ? भौगोलिक स्थिति का मतलब ये हो गया, ये बहुत जरूरी है कि जहां पर आप अपना शेल्टर बनाना चाहते हैं, जहां आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, जहां अपना घर बनाना चाहते हैं वहां पे एरिया कैसा है ना। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब हो गया वहां पर प्लेन एरिया है, या फिर वहां पे माउंटेन्स हैं, या फिर वहां पे क्या है, माउंटेन्स के साथ साथ अगर हम बात करेंगे, या फिर वहां पे डेजर्ट है। ये डिपेंड करता है फिर उस हाउस के नेचर पे।
वही सिंपल सी बात है, अगर आपके प्लेन एरिया में आप अपना घर बनाते हो तो जैसे आपने सुना होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान में ज्यादातर जो घर हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए होते हैं। अगर माउंटेनियस एरिया में आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो वहां पर आपको लकड़ी और पत्थरों का प्रयोग करना पड़ेगा घर बनाने के लिए, क्योंकि वहां पत्थर ही सबसे बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। और लकड़ियों की छत तैयार किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लोप वाली रूफ तैयार किए जाते हैं, या फिर हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर ढाल युक्त छत का निर्माण किया जाता है जिससे कि बारिश का पानी भी नीचे चला जाए और विंटर सीजन में जब स्नोफॉल हो तो वो भी आसानी से बर्फ नीचे ढलती रहे। डेजर्ट वाला अगर एरिया है तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, फिर आपको मिट्टी के घर का उपयोग करना होगा क्योंकि वहां पे फिर वो एक आइसोलेट सिस्टम प्रोवाइड कराएगा। गर्मी में गर्मी कम लगेगी, ठंड के मौसम में ठंड कम लगेगी। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन पे भी आपके घर का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। बात क्लियर है? सेकंड अगर मैं बात करूंगा तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब समझ आता है, यानी कि वहां पे जलवायु की क्या स्थिति है। जलवायु स्थिति की अगर मैं बात करूंगा तो जलवायु स्थिति का मतलब यह हो गया कि जिस एरिया में घर बनाना चाहता है कोई भी व्यक्ति, वहां पे रेनफॉल ज्यादा तो नहीं है। रेनफॉल की क्या कंडीशन है भाई? रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा है तो आपने सुना होगा जैसे असम वाला क्षेत्र, असम वाले क्षेत्र में जैसे ही रेनफॉल स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आना शुरू हो जाता है। तो वहां पे बांस के घर बनाए जाते हैं जो लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। वहां पे रेनफॉल की क्या कंडीशन है, टेम्परेचर की वहां पर क्या कंडीशन है, आगे बात समझ में। रेनफॉल और टेम्परेचर की वहां पे क्या कंडीशन है, और टेम्परेचर या तो ज्यादा होगा या कम होगा, मतलब या तो डेजर्ट टाइप की जोन होगा या डेजर्ट क्लाइमेट होगा या फिर लो टेम्परेचर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग घर को तैयार किया जाएगा। अच्छा, थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है रॉ मटेरियल। अवेलेबल, यानी कि जो रॉ मटेरियल है जिसको हम हिंदी में कच्चा सामान भी कह सकते हैं, किसी भी घर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है उसकी उपलब्धता कैसी है। जैसे अगर हम पहाड़ों की बात करेंगे तो भाई साहब पहाड़ों पे वहां पे ईंटों का प्रोडक्शन होता ही नहीं है इतना ज्यादा कि हर कोई वहां पे ईंटों वाला घर बनाए, है ना। क्लियर है जी? भगत का कमेंटर है पूरी ईवीएस 13 पेज में लिखवाते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आता है। ऐसा आप कह रहे हो ना, कोई पहला बैच थोड़ी है। अब मुझे नहीं पता कि भगत आपने 13 पेज में कैसे पूरा का पूरा ईवीएस लिख दिया। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना क्या लिख रहे हो। अब इस चीज को आप ऐसे ही समझ लो कि मैं यहां पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई चीज बता रहा हूं, आप कमेंट में लगे पढ़े हो। तो संभवतः आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ आप कमेंट में लग जाते होगे। समस्या बड़ी गंभीर है, हर किसी को हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना है ना। तो आपके साथ कोई गंभीर समस्या जुड़ी हुई है जो रह रहकर आपको दर्द देना चाह रही है, और वो दर्द आपका यहाँ कमेंट में दिख रहा है कि 13 पेज में। आप सोच कर देखो 13 पेज में कहां से ईवीएस कवर हो जाएगा। अजीब है भाई साहब। एक बैच ऐसा बता दो जो मैंने 13 क्लास में पूरा करा दिया हो, और नॉर्मली टीचर कुछ भी पढ़ाएगा ना तो 2 से 3 पेज तो लिखाएगा, 2 से 3 पेज तो लिखाएगा। हर किसी में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो भगत, नाम तुम्हारा भगत है। पॉजिटिविटी ढूंढोगे दुनिया बहुत खुशहाल दिखेगी, लोगों से आपको बहुत उम्मीदें दिखेगी, आपको जीवन जीने में आनंद आएगा। और हर जगह नेगेटिविटी ढूंढोगे ना तो दीवारों से भी डर लगने लगेगा कि ये वही दीवारें जो पहले भूतिया किले में हुआ करती थी। हर जगह आपको भानगढ़ का किला दिखेगा कि कहीं निकल के ना आ जाए, कोई उठा ले जाए मुझे, उल्टा लटका दे चमगादड़ की तरह। रॉ मटेरियल पर आ जाओ,
कच्चे सामान की उपलब्धता जो होगी ना, ये भी डिपेंड करेगी कि भाई साहब कच्चा माल जो है वो कहां पे मिल रहा है। रॉ मटेरियल जैसा मिल रहा है वैसा ही हम अपना घर बनाएंगे। बात समझ रहे हो ना? इन सभी कंडीशन के बावजूद अगर हम बात करेंगे शेल्टर की, ह्यूमन शेल्टर की अगर मैं बात करूंगा, तो जो ह्यूमन शेल्टर होगा वो दो तरीके का होगा। दो तरीके का कौन सा होगा? या तो होगा टेम्परेरी, राइट, और या फिर होगा परमानेंट। या तो स्थायी होगा या फिर कैसा होगा? अस्थायी होगा। टेम्परेरी में बेसिकली टेंट आते हैं जो जनजातियों के द्वारा बनाए जाते हैं। जो वन क्षेत्र में रहने वाली या वनों के आसपास रहने वाली जो जनजातियां हैं वो बनाती है इनको, टेंट को। एक और आप लोगों ने नाम सुना होगा, चांगपा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? चांगपा, रेवो, खूब सुना होगा आप लोगों ने, है ना? तो ये टेम्पररी टाइप का होगा। कई जगह आपने रोड के किनारे क्या नाम है, रोड के किनारे आपने लगे हुए देखे होंगे जो पता नहीं क्या दवा खाना करके खोल लेते हैं। वो अजीब अजीब से दवा खाने होते हैं उनके, वो भी टेम्परेरी होते हैं, आते हैं कुछ दिन के लिए। वो दवा खाना खोला, पता ही नहीं, भगवान ही मालिक है क्या होता है उसमें, वो फिर निकल जाते हैं। लद्दाख में आप लोगों ने सुना होगा चांगपा जनजाति जो है वो रेवो नाम का टेंट बनाती है, जिसे याक की बाल जो होते हैं याक के, उनसे बनाई हुई रस्सियों से पूरी सीट तैयार करके बड़ा अच्छे तरीके से बनाते हैं। परमानेंट हाउस का मतलब ये हो गया कि भाई परमानेंट हमें वहां रहना ही रहना है, जैसे हम सब आप रहते हैं, वो परमानेंट हाउस के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले इसी में टेम्परेरी हाउस में रेबो की बात करता हूं। रेबो की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा हाउस है, तो आपका आंसर होगा, रेबो जो है ये होता है एक टेम्परेरी टेंट हाउस होता है। या सीधा सीधा आप इसमें यही लिखो कि ये टेंट हाउस होता है, राइट। ये टेंट का बना हुआ घर होता है, टेंट हाउस होता है। कहां बनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा लद्दाख रीजन में। लद्दाख के आसपास बनाया जाता है, जहां पर या तो आप इसको ऐसे कह लो, जहां विंटर में टेम्परेचर कैसा रहता है? विंटर टेम्परेचर रहता है वेरी लो, राइट। और कौन बनाता है इसको? तो आपका आंसर होगा चांगपा ट्राइब, चांगपा जनजाति बनाती है। चांगपा जनजाति बनाती है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि चांगपा जनजाति कहां पाई जाती है, राइट। चांगपा जनजाति कहां पाई जाती है? ओके, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो याक होता है ना, याक के बालों से स्ट्रिप्स तैयार की जाती हैं, पट्टियां तैयार की जाती हैं। उनसे बनाया जाता है। याक के बालों का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये एक आइसोलेशन का काम करेगी। मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि इसके बालों से तैयार की हुई जो पट्टियां होंगी वो एक इंसुलेटर का कार्य करेंगी। मतलब कि बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगी, और अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी उसको बाहर नहीं जाने देगी। पूरा का पूरा जो अंदर का जो हम ऐसे कह सकते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है ना, अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए रेबो टेंट हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रेबो टेंट हाउस के बाद में फिर आ जाओ आप परमानेंट पे। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, हाउस ऑफ बंबू, बांस के घर। आप लोगों ने प्रैक्टिस जब की होगी एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए, जिन्होंने सी टेट की होगी उन्होंने बहुत पढ़ा होगा ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी बना के लैंग्वेज में फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि भाई ये बताओ, एक घर ऐसा है जो लगभग 10 फीट ऊंचे बांस पर टिका हुआ है और यहाँ अत्यधिक बाढ़ आती है या वर्षा वाला क्षेत्र है, तो बताओ
ये घर किस राज्य में हो सकता है, इस टाइप के आपने लैंग्वेज में देखा होगा, राइट। बांस के घर की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली ये कहां बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा ये बनाए जाते हैं फ्लड एरिया में, ये बनाए जाते हैं बाढ़ के क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में बनाए जाते हैं। अब बात यह जाती है इन्होंने बंबू का ही इस्तेमाल क्यों किया, तो इसके पीछे कारण है। बांस जो होता है ये हॉलो होता है, कहां पर, इनसाइड। ये अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है, तो आसानी से डूबता नहीं है। दूसरी बात, इधर प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्शन कैसा होता है, हाई होता है। आगे बात समझ। और इसी बंबू को कहा जाता है प्रोडक्शन हाई होने की वजह से ग्रीन गोल्ड। इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन भी चलाया गया था, उसको भी लिख लेना, नेशनल ग्रीन गोल्ड मिशन। अब एक और आपको नई बात बताते हैं, कई बार मैंने ओल्ड स्टूडेंट को बताया भी होगा, ध्यान से सुनना। जो ये बांस है, बांस में जो मेघालय में अच्छे खासे लेवल पे बांस का प्रोडक्शन होता है, बांस पे जो फूल आता है, हो सकता है आप लोगों को पता हो, उससे सब्जी भी तैयार की जाती है, मतलब खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बांस पर जो उसके बर्ड्स होते हैं ना, जो कली होती है, उसको जब चूहे खा लेते, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था काफी टाइम पहले, बहुत अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, काफी बड़ा आर्टिकल था, इन शॉर्ट बताता हूं। उसमें आर्टिकल में दे रखा था कि एक मैगजीन थी उसमें, यस, वो सर बाई मिस्टेक लिख दिया, मैथ मैंने बोला था। हाँ जी, तो आर्टिकल काफी अच्छा था, उसमें यह था कि जो बांस की बर्ड्स होती है ना, उसको चूहों ने खाया, और चूहों को खाने के बाद उनका फर्टाइल रेट काफी बढ़ा, और फर्टाइल रेट ऐसा हो गया उनका फर्टाइल रेट कि भाई साहब रैपिडली ग्रोथ हुआ उनकी पॉपुलेशन में। तो जितने भी वहां पे वेयर हाउस थे, मतलब जितने भी वहां पे स्टोर हाउस थे, जहां पे गेहूं, मतलब जहां पे अनाज का भंडारण कर रखा था, वहां पे चूहों ने इतना बड़ा नुकसान किया कि अकाल पड़ गया था। तो टाइटल था उसका कि बांस की खेती मेघालय के लिए वरदान या अभिशाप, है ना, वरदान या अभिशाप, एनीवे। तो बंबू का, अब यहां से हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे बाढ़ वाले क्षेत्र में बांस का ही क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि अंदर से खोखला होता है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक होता है। मतलब थर्ड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ये अवेलेबल है एज अ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, नेशनल ग्रीन गोल्ड मिशन शुरुआत की गई थी कि बांस का उत्पादन भारत में बढ़ना चाहिए, बांस का उत्पादन आप बढ़ाओ। अब यहां पे जो घर बनाए जाते हैं वो लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जिससे इनसे बचने में आसानी हो। एरिया कौन सा होगा यहाँ पे, असम में देखने को मिलेगा। और असम के अलावा सीधा सीधा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये वाले देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा फायदा होता है, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाने से होता क्या है, पानी नीचे से बड़ी आराम से निकल जाता है। ओके, आज का जो ये सेशन था केवल और केवल इंट्रोडक्शनरी सेशन, जिसमें मैंने चैप्टर को शुरू कर दिया। कल भी मैं क्लास लूंगा, कल इस वाले चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और जो लोग अपना अननेसेसरी कमेंट करने के बाद अपना माइंड भी खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, मस्त रहो जीवन में। सिलेक्शन के लिए हर टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे होंगे, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर जब मेहनत करते हैं ना किसी भी एग्जाम की तैयारी में, दोनों को मजा आता है, सिलेक्शन भी होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, क्यों इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, क्यों इतने परेशान हो जाते हो, तैयारी करो, सब, हर किसी को जॉब मिलेगी, आपको भी मिलेगी। जिसने कम मेहनत की उसको थोड़ा लेट मिलेगी, जिसने बेहतरीन मेहनत कर ली उसको जल्दी मिल जाएगी। तो क्यों ही रोना धोना हमें। ओके, दूसरा,
क्लासेस जो रहेंगी आपकी उसमें टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यहां से जहां से छोड़ा मैं वहीं से पढ़ाऊंगा। अब तक जितने बैच मैं पढ़ाता आया हूं लगभग 2.5-3 साल से लगातार जो हमारे बैच आ रहे हैं उनमें, इस बार एक नई एनर्जी के साथ मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं और बेहतर करने की कोशिश करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर। पुराने बैच में जितने स्टूडेंट थे जिनसे मैंने बोला था सीटेट वाला बैच कंप्लीट होने के बाद कि आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, मुझे याद है मैंने कुछ दिन का टाइम मांगा था क्वेश्चंस रेडी हो जाएं। मैं भूला नहीं हूं, आप लोग परेशान मत होना, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और आपको यह भी दिखाया जाएगा कि हाँ जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। 13 पेज वाली जो बात थी भाई साहब प्रॉपर फर्जी बात थी, उस पर तो कतई जाना नहीं है किसी को, ठीक है। और देखो भगत फिर कमेंट कर रहा है। एनीवे आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भगवान आपको खुश रखे, जल्दी से सिलेक्शन दिलाए, है ना। आप हर किसी इंसान में पॉजिटिविटी ढूंढो बस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।